नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस विद श्यामू में। आज के हम टॉपिक के बारे में बात करते हैं। हमने इसके पिछले वीडियो में हमने भाग 1 देख लिए हैं। आज के वीडियो में हमने भाग लिया है भाग 2। पहला ही प्रश्न आपसे यहाँ से पूछा जाता है कि भाग 2 किससे संबंधित है। तो भाग 2 जो है वो नागरिकता से संबंधित है। अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 5 से 11 दे रखा है। देखिए, जैसे अभी इसी साल हुए पीसीएस पेपर में आपसे प्रश्न पूछा गया था कि भाग 2 नागरिकता का अनुच्छेद क्या है। तो अनुच्छेद यहाँ पे पूछा गया था, तो अनुच्छेद 5 से 11 दे रखा है। तो यहाँ से आपके प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, तो इसको हम देख लेंगे। तो पहला ही प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है कि भाग 2 किससे संबंधित है। तो भाग 2 नागरिकता से संबंधित है। देखिए, एक चीज़ मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। देखिए, पॉलिटी की भाषा में नागरिक और व्यक्ति थोड़ा सा दोनों में डिफरेंस होता है। देखिए, हम नागरिक उसके लिए प्रयोग करते हैं जो उस देश का वासी होता है। जैसे हम भारत के वासी हैं तो हम भारत के नागरिक हैं। व्यक्ति शब्द नहीं प्रयोग किया जाता है। व्यक्ति का मतलब होता है वो उस देश का वासी भी हो सकता है और बाहर विदेशी भी हो सकता है। तो विदेशी के लिए हम व्यक्ति शब्द का प्रयोग करते हैं। जो उस देश का वासी होता है, उस देश के वासी के लिए हम नागरिक शब्द का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर नागरिक शब्द का प्रयोग किया गया है। नागरिक और व्यक्ति दोनों में डिफरेंस होता है, तो थोड़ा यहाँ पे ये चीज़ समझना जरूरी है। नेक्स्ट देखिए, अनुच्छेद 5। पहले हमारे अनुच्छेद 5 में क्या लिख रखा है। तो अनुच्छेद 5 में लिख रखा है, संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक होगा यदि, देखिए, इसके 3 से 4 आधार दे रखे हैं। तो किस आधार पे आप भारत के नागरिक होंगे। तो पहला दे रखा है, भारत में जन्म हुआ हो। यदि आपका जन्म भारत में हुआ हो तो आप भारत के नागरिक कहलाएंगे। ये पहला आधार दे रखा है। दूसरा क्या दे रखा है, माता पिता में से किसी एक का जन्म भारत में हो। नेक्स्ट है, माता या पिता में से किसी एक का जन्म यदि भारत में हुआ हो तो भी आप भारत के नागरिक कहलाएंगे। नेक्स्ट है, तीसरा दे रखा है, संविधान लागू होने से 5 वर्ष पूर्व, यानी संविधान लागू होने से पहले 5 वर्ष पूर्व यदि आप भारत में रह रहे हैं तो भी आप भारत के नागरिक कहलाएंगे। ये इसके 2 से 3 आधार दे रखे हैं, नागरिकता के आधार दे रखे हैं यदि आप भारत के नागरिक हो सकते हैं। नेक्स्ट है, फिर अनुच्छेद 6 में क्या लिख रखा है। अनुच्छेद 6 देखिए, पहले एक हमारा देश अविभाज्य देश था। जब भारत का विभाजन हुआ तो भारत से पाकिस्तान अलग हो गया। जब पाकिस्तान अलग हो गया तो पाकिस्तान से कुछ व्यक्ति भारत आए, तो उसके बारे में अनुच्छेद 6 में लिख रखा है। यानी जो पाकिस्तान से भारत आए हैं उसके बारे में अनुच्छेद 6 में लिख रखा है। यही लिख रखा है कि पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले व्यक्ति नागरिकता से संबंधित अधिकार, यानी जो भी पाकिस्तान से भारत आए हैं उनके नागरिकता संबंधी क्या अधिकार होंगे वो अनुच्छेद 6 में लिख रखा है। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 7 में क्या लिख रखा है। अनुच्छेद 7 में लिख रखा है कि भारत से पाकिस्तान प्रव्रजन करने वाले व्यक्ति जो बाद में पुनः भारत लौट आए से संबंधित अधिकार है। देखिए, जब पाकिस्तान भारत से अलग हुआ तो कुछ पाकिस्तान से भारत भी आए, तो उसके बारे में अनुच्छेद 6 में उपबंध दे रखा है। और कुछ भारत से भी पाकिस्तान गए और जो बाद में पुनः फिर लौट आए तो उसके बारे में अनुच्छेद 7 में लिख रखा है। यानी जो भारत से पाकिस्तान गए और वो फिर पुनः लौट आए तो उसके बारे में क्या अधिकार उनके होंगे वो अनुच्छेद 7 में लिख रखा है। नेक्स्ट है, यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूज़न आ जाता है क्योंकि यहाँ से यदि आपसे प्रश्न पूछा जाता है तो यहाँ से प्रश्न गलत होने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इन थोड़ा दोनों अनुच्छेदों पे आप थोड़ा ज़्यादा वर्क करिए। अनुच्छेद 6 में क्या लिख रखा है कि जो पाकिस्तान से भारत आए उसके बारे में उपबंध अनुच्छेद 6 में लिख रखा है। और यदि जो भारत से पाकिस्तान गए और वो पुनः फिर लौट कर आ गए उसके बारे में अनुच्छेद 7 में लिख रखा है। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 8। अनुच्छेद 8 में क्या लिख रखा है, भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के कुछ व्यक्तियों के नागरिक संबंधी अधिकार। देखिए, अनुच्छेद 8 में लिख रखा है कि भारत के जो बाहर रहने वाले व्यक्ति हैं, यानी जो भारत के नागरिक हैं वो बाहर रह रहे हैं किसी काम के वजह से, उनके बारे में लिख रखा है अनुच्छेद 8 में। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 9। अनुच्छेद 9 में क्या लिख रखा है, अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर भारतीय नागरिकता
समाप्त हो जाएगी। अनुच्छेद 9 में लिख रखा है कि यदि अन्य देश की नागरिकता यदि आप ग्रहण कर लेते हैं तो भारत की नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाती है। यदि यहाँ से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि यदि आप अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेते हैं तो भारत की नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाती है, किस आर्टिकल में लिख रखा है? तो यहाँ से इस तरीके से आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आर्टिकल 9 में लिख रखा है, अनुच्छेद 9 में लिख रखा है ये बात। नेक्स्ट है अनुच्छेद 10। अनुच्छेद 10 में क्या लिख रखा है? कुछ व्यक्तियों में नागरिकता अधिकार बने रहने का वर्णन है, जिस प्रकार विधि संसद बनाएगी। देखिए अनुच्छेद 10 में क्या लिख रखा है? अनुच्छेद 10 में लिख रखा है कि कुछ व्यक्तियों में नागरिकता अधिकार बने रहने वर्णन जिस प्रकार विधि संसद बनाएगी, यानी नागरिकता से जितने भी नागरिकता से संबंधित जितने भी अधिकार होंगे वो अंतिम रूप से कौन बनाएगा? तो अंतिम रूप से संसद बनाएगी। ये अधिकार किसके पास है? तो ये संसद के पास अधिकार है। ये अनुच्छेद 10 में लिख रखा है। नेक्स्ट है लास्ट अनुच्छेद 11। अनुच्छेद 11 में क्या लिख रखा है? अनुच्छेद 11 में लिख रखा है संसद को यह अधिकार है कि वह नागरिकता के अर्जन और समाप्ति के आधार तथा नागरिकता से संबंधित अधिकार अन्य सभी विषयों संबंध में विधि निर्माण करती है। देखिए अनुच्छेद 11 में लिख रखा है कि जो नागरिकता देना और नागरिकता छीनना ये अंतिम रूप से किसके पास अधिकार है? तो इसके बारे में अनुच्छेद 11 में ये लिख रखा है। यही इसमें लिखा है, अर्जन और समाप्ति से नागरिकता जो संबंधित अधिकार जो अन्य विषयों से संबंधित जो भी विधि निर्माण करेगी वो कौन करेगी? तो वो अंतिम रूप से कौन करेगी? संसद करेगी। यहाँ पे ये लिख रखा है संसद को यह अधिकार है। नेक्स्ट है, तो ये अनुच्छेद 11 में लिख रखा है। नेक्स्ट अब देखते हैं इससे कुछ संबंधित महत्वपूर्ण कुछ तथ्य हैं। हम इन तथ्यों को देख लेते हैं, यहाँ से भी प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो नागरिकता से संबंधित भाग, देखिए नागरिकता से संबंधित जो भाग हैं वो हमारा जो भाग है वो कब लागू हुआ? देखिए हमारा संविधान जो है 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था। पूर्णतः संविधान जो है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, मगर कुछ भाग 26 नवंबर 1949 को ही लागू करने पड़े थे। तो उसमें से एक भाग हमारा नागरिकता भी है। तो ये नागरिकता यदि पूछा जाए कि नागरिकता कब लागू किया गया, तो नागरिकता 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिया गया था। ये यहाँ से आपसे प्रश्न पूछा जाता है। तो नागरिकता कब लागू किया गया? नागरिकता 26 नवंबर 1949 को लागू किया गया। 26 नवंबर को हम विधि दिवस भी मनाते हैं, हमने इसके पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता को अपनाया गया है। नेक्स्ट है, देखिए हम सेकंड वाले वीडियो में हमने इसको पढ़ा था कि एकल नागरिकता और दोहरी नागरिकता क्या होती है। देखिए एकल नागरिकता उसे कहते हैं जैसे हम भारत के वासी हैं, हम भारत में किसी भी राज्य में रह रहे हों, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, किसी भी राज्य में रह रहे हैं तो हम भारत के नागरिक हैं। यानी किसी यहाँ अन्य राज्यों के द्वारा नागरिकता नहीं प्रदान की जाती है, केवल भारत सरकार के द्वारा ही नागरिकता प्राप्त की जाती है। तो हम यहाँ पर एकल नागरिकता को अपनाया गया है, यानी हम किसी भी राज्य से बिलोंग करते हैं, हम भारत के नागरिक हैं। नेक्स्ट है, जैसे अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान किया गया है। जैसे वहाँ कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क, शिकागो, वहाँ के भी नागरिक कहलाएंगे और अमेरिका के भी नागरिक कहलाएंगे। तो वहाँ पर दोहरी नागरिकता का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है, तो भारतीय संविधान में एकल नागरिकता को अपनाया गया है। नेक्स्ट है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भाग 2 को सबसे कठिन भाग कहा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, ये आपसे प्रश्न पूछा भी गया है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस भाग को सबसे कठिन भाग कहा है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भाग 2 को सबसे कठिन भाग कहा है। इसको कठिन भाग क्यों कहा? क्योंकि देखिए नागरिकता से जो भी हमारे देश में बहुत से ऐसे होते हैं कि अप्रवासी लोग भी आ जाते हैं, तो उनको नागरिकता देना और नागरिकता छीनना ये वास्तविकता एक सरकार के लिए मुश्किल कार्य होता है। तो इसीलिए इसको सबसे कठिन भाग कहा गया है। तो इसलिए ये प्रश्न आपसे पूछा भी गया है एग्जाम में, तो इसको आप ध्यान रखिएगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भाग 2 को सबसे कठिन भाग कहा है। नेक्स्ट, भारत की नागरिकता भारत का गृह मंत्रालय प्रदान करता है। ये भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत की नागरिकता कौन प्रदान करता है, कौन सा मंत्रालय प्रदान करता है, गृह मंत्रालय या विदेश मंत्रालय?
कौन सा मंत्रालय प्रदान करता है? तो यहाँ से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो भारत की नागरिकता जो है वो गृह मंत्रालय प्रदान करता है। नेक्स्ट है नागरिकता संबंधी नियम, अर्जन व समाप्ति से संबंधित अधिनियम 1955। देखिए नागरिकता जो संबंधित अधिनियम है वो पहला अधिनियम कब लाया गया था? तो पहला अधिनियम 1955 में यानी 1955 के तहत लाया गया था, तहत विशेष उपबंध किए गए थे और इस अधिनियम में अब तक कुल 9 बार संशोधन किया गया है। पहला संशोधन 1957 में किया गया था, दूसरा संशोधन 1960 में किया गया, तीसरा 65 में, 85 में, 86 में, 92, 2003, 2005, 2015 और हाल ही में दिसंबर 2019 में अभी संशोधन किया गया है। जब आपने देखा होगा CAA का जो विरोध चल रहा था वो यहीं से संबंधित है। तो अब तक संविधान में 9 बार संशोधन किया गया है। नेक्स्ट है देखते हैं अब नागरिकता अधिनियम 1955 के आधार पर नागरिकता ग्रहण के 5 आधार बताए गए हैं। जब ये अधिनियम लाया गया था, नागरिकता जो अधिनियम 1955 लाया गया था, तो इस पर कुछ नागरिकता ग्रहण के 5 आधार बताए गए थे। तो वो कौन से आधार हैं हम देख लेते हैं। जन्म से, यदि आपका जन्म भारत में हुआ हो तो भी आप भारत के नागरिक कहलाएंगे। नेक्स्ट है वंश के आधार पर, वंश यानी आपके दादा या दादी परदादा में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ हो तो भी आप भारत के नागरिक कहलाएंगे, वंश के आधार पर। यही नेक्स्ट है पंजीकरण के द्वारा, यदि आप भारत की नागरिकता लेना चाहें तो पंजीकरण के द्वारा भी कराकर भारत की नागरिकता आप ले सकते हैं। नेक्स्ट है प्राकृतिक रूप से या देशीकरण के द्वारा। प्राकृतिक रूप से यानी कोई बाहर विदेशी व्यक्ति भारत में 12 साल से रह रहा है या 12 महीने से रह रहा है, वो भारत की सेवा ही कर रहा है, भारत के संविधान में निष्ठा रखता है, तो वो भारत की नागरिकता ग्रहण कर सकता है। नेक्स्ट है किसी बाहरी भूभाग को भारत में विलय होने पर। देखिए वर्तमान में जो कोई भी भाग अभी भारत में विलय नहीं है, यदि वो अपनी इच्छा से भारत में विलय होना चाहता है, तो यदि वो जो भारत में भाग जो बाहरी क्षेत्र जो है वो भारत में विलय होने पर, तो स्वतः वो भारत के नागरिक, वहाँ के जो व्यक्ति होंगे वो स्वतः ही भारत के नागरिक कहलाएंगे। नेक्स्ट है यही लिख रखा है कि किसी बाहरी भूभाग को भारत में विलय होने पर, यदि उसको हम भारत में विलय कर लेंगे तो वहाँ के जो नागरिक होंगे वो स्वतः ही भारत के नागरिक कहलाएंगे। नेक्स्ट है आप देखिए नागरिकता समाप्ति के आधार भी कुछ दे रखे हैं। तो नागरिकता समाप्ति के आधार इसके क्या, किस आधार पे हम नागरिकता को समाप्ति की जा सकती है। पहला तो स्वेच्छा से नागरिकता को त्याग देना, यानी हम अपनी स्वेच्छा से समाप्त की जा सकती है। नेक्स्ट है दूसरा दे रखा है किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेने पर। यदि आप किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेते हैं तो भारत की नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट है तीसरा दे रखा है सरकार द्वारा नागरिकता से वंचित कर दिया जाए। यदि सरकार चाहे तो आपको नागरिकता से वंचित कर सकती है, सरकार चाहे तो आपकी नागरिकता छीन सकती है। अवैध तरीके से संविधान का अनादर, देखिए यदि आपने अवैध तरीके से नागरिकता को ग्रहण किया है तो वहाँ पर सरकार आपको नागरिकता से वंचित कर सकती है। नेक्स्ट है संविधान का अनादर। देखिए संविधान का अनादर, यदि आप संविधान का अनादर करते हैं, संविधान में विश्वास नहीं रखते हैं, संविधान की आलोचना करते हैं, तो यहाँ पर आपको सरकार आपसे नागरिकता छीन सकती है। ये यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात लिख रखी है। देखिए यदि आप भारत में रह रहे हैं तो आप भारत के संविधान में निष्ठा आपको रखनी पड़ेगी। बहुत ही इम्पोर्टेंट बात लिख रखी है यहाँ पे। संविधान देश के साथ गुप्त संबंध, देखिए किसी अन्य देश के साथ यदि आपके गुप्त संबंध हैं, यदि किसी देश के साथ देशद्रोह चल रहा है तो वहाँ से आप गुप्त संबंध रखते हैं तो उससे भी आपकी नागरिकता समाप्त की जा सकती है। नेक्स्ट 7 वर्षों से आप भारत से बाहर रह रहे हों तो भी आपके भारत की नागरिकता समाप्त की जा सकती है। नेक्स्ट है देखते हैं कुछ बड़े एग्ज़ाम की दृष्टि से ये प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। पहला देखिए लिखा है NRI, नेक्स्ट है नॉन रेजिडेंशियल इंडियन, नेक्स्ट है अप्रवासीय भारतीय। ये होते हैं भारतीय ही होते हैं, किंतु ये बाहर किसी
इनके पास जो पासपोर्ट होता है वो भारत का ही पासपोर्ट होता है, मगर ये किंतु बाहर रहते हैं किसी काम की वजह से या किसी अन्य कार्य की वजह से, तो बाहर रहते हैं, मगर किंतु होते ये भारत के नागरिक ही हैं। तो इनको अधिकार दिए जाते हैं, वो इनको सारे अधिकार दिए जाते हैं। नेक्स्ट है PIO। नेक्स्ट है PIO, पर्सन इंडियन ऑफ ओरिजिन। नेक्स्ट है आप भारतीय मूल के नागरिक। ये भारतीय मूल के नागरिक, इनमें मतलब पूर्वज के विदेश, यानी इनके जो पूर्वज के लोग हैं, जैसे दादा दादी या परदादा जो भी हैं, वो पूर्वज में से किसी एक विदेश में रह रहे हैं और उनके पास विदेशी पासपोर्ट है, तो वो उनके जो नागरिक हैं वो भारत के नागरिक कहलाएंगे। नेक्स्ट है OCI यानी विदेशी भारतीय नागरिक। यहाँ पर OCI जो विदेशी भारतीय नागरिक हैं, ये पहले भारत के नागरिक होते हैं और फिर बाद में ये विदेश के नागरिक समाप्त कर दिया गया है। नेक्स्ट है, तो ये आज सारे नागरिकता से संबंधित प्रश्न थे। यहाँ से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये देख लीजिएगा, यहाँ से ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। मैं आप सभी लोगों से कुछ प्रश्न करते हैं जो हमने इसके पिछले वीडियो में हम जितना पढ़ा चुके हैं वहीं से संबंधित आप सभी लोगों के प्रश्न हैं, क्योंकि मूल्यांकन करना बहुत ज़रूरी है। यदि आप भी मेरे साथ साथ मूल्यांकन करते रहेंगे अपना, तो निश्चित ही एक पॉलिटी में बहुत अच्छी समझ पैदा कर पाएंगे आप। तो और इनके कमेंट आप ज़रूर दीजिएगा। इनके जितने आंसर मैं यहाँ पे प्रश्न जो भी आपसे कर रहा हूँ, इन सारे प्रश्नों के आप उत्तर देने का प्रयास जरूर करिएगा, क्योंकि आप उत्तर दीजिएगा। पहला प्रश्न है, संविधान की शक्ति का स्रोत किसे कहते हैं? हमने इसके पिछले वीडियो में हमने पढ़ाया है, तो वो आप नहीं देखे हैं तो पिछले वाले 6 से 7 वीडियो हमने अपलोड कर दिए हैं। यदि वो आप नहीं देखे हैं तो आप जाके देखिए, सारे वीडियो क्रम वाइज हमने पढ़ाया है, बहुत अच्छे से डिटेल मैंने अध्ययन कराया है, तो वो आप नहीं देखे हैं तो आप जाके देखिए। नेक्स्ट है, दूसरा प्रश्न है, प्रस्तावना की जो अवधारणा है वो किस देश से प्रेरित है? नेक्स्ट है, तीसरा प्रश्न, प्रस्तावना की भाषा। देखिए, अवधारणा दूसरे देश से लिया गया है, प्रस्तावना की जो भाषा है वो किसी दूसरे देश से ली गई है, तो प्रस्तावना की भाषा किस देश से ली गई है, ये प्रश्न। चौथा प्रश्न, प्रस्तावना संविधान की जन्म कुंडली है, ये किसने कहा? प्रस्तावना संविधान की जन्म कुंडली है, ये किसने कहा? नेक्स्ट है, प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, ये किसने कहा? नेक्स्ट है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा है? देखिए, यहाँ पे हमने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अनुच्छेद की बात करें, किस अनुच्छेद को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है, तो ये आप प्रश्न है। नेक्स्ट है, एक प्रश्न है, अभी जैसे पीसेस में पूछा गया था कि मूलभूत या आधारभूत ढांचे का सिद्धांत जो है वो किस केस में दिया गया था? हमने 2 केस पढ़े हैं, बताइए वो किस केस में दिया गया था। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है, प्रस्तावना में अब तक कुल कितनी बार संशोधन किया गया है? प्रस्तावना में अब तक कुल कितनी बार संशोधन किया गया है और कब किया गया था, किसके शासनकाल में किया गया था, ये आप बताइएगा। नेक्स्ट है प्रश्न, प्रस्तावना में भारत शब्द का कुल कितनी बार उल्लेख आया है? प्रस्तावना में भारत शब्द का कुल कितनी बार उल्लेख आया है, ये है। नेक्स्ट है, 42वें संविधान संशोधन 1976, प्रस्तावना में 3 शब्द किसके शासनकाल में जोड़े गए थे, ये आप प्रश्न बताइए। तो ये आज से 8 से 10 प्रश्न थे। इन सारे प्रश्नों के आप कमेंट में इनके सारे आप आंसर जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।